ठीक है, तो हम क्वेश्चन ये जो आपको आई होप ये क्वेश्चन नंबर समझ आ गया है कि नहीं आया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 136 समझ नहीं आया तो अब इसको मैं और क्लेरिफाई कर देती हूँ कि जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल है, जैसे यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, डायाफ्राम को आप एक मस्कुलर मेम्ब्रेन लेयर समझ लें कि एक लेयर है, ठीक है। ये जो है मेम्ब्रेन मस्कुलर मेम्ब्रेनस एक लेयर है, ठीक है। उसके अंदर आ रहा है स्फिंक्टर यूरेथ्रा और साथ उसके आ रहा है डीप पेरिनियल मसल्स आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मिलके एक लेयर सी मसल की लेयर्स बनाई हुई जिसको हम यूरोजेनिटल डायाफ्राम कह रहे हैं, ठीक है। जो कि इशियोप्यूबिक रेमाए से इशियल ट्यूबरोसिटी तक का वो पूरा एरिया है। इशियोप्यूबिक रेमाए ये ऊपर और ये साथ इशियल ट्यूबरोसिटी है, इसके साथ ये पूरा जो एरिया ये यूरोजेनिटल डायाफ्राम बन गया, ठीक है। अब ये जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल है ना, वो ये है कि जो आपकी इशियोप्यूबिक प्यूबिक सिम्फिसिस से लेके इशियोप्यूबिक रेमाए के बाद यहाँ आती है इशियल ट्यूबरोसिटी। दो इशियल ट्यूबरोसिटी को मिला दें तो ये हमारी बन गई यूरोजेनिटल ट्रायंगल, और नीचे जो एरिया रह गया वो हमारी एनल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हो गई। अब जो ये जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल है ना, इसके फिर आगे से जो है वो आते हैं सुपरफिशियल पाउच आता है, डीप पेरिनियल पाउच आता है, और ये पेरिनियल मेम्ब्रेन्स आती हैं और ये सारा कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो सबसे बाहर एक्सटर्नली एक डायाफ्राम टाइप जो आपके बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, आपके पेल्विक मसल्स को सपोर्ट दे रहा है, पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट दे रहा है, वो एक मस्कुलर सी एक शीट है जिसको आप यूरोजेनिटल ट्रायंगल कह रहे हैं, जो जिसके बाहर फीमेल यूरेथ्रा पड़ा होगा, जिसके बाहर फीमेल यूरेथ्रा पड़ा होगा, ठीक है। और वो पियर्स कौन कर रहा है उसको, स्फिंक्टर यूरेथ्राई और डीप पेरिनियल मसल्स जो हैं वो उसको बना रहे हैं, और बाहर उसके फीमेल का यूरेथ्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। गायनी में तो ये आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, तो लाइसिन एंड ल्यूसीन को आप कीटोजेनिक अमाइनो एसिड से याद रखें कि भाई ये लाइसिन और ल्यूसीन है, ये ट्विन्स हैं, ठीक है। इनको आपने ऐसे याद रखना है कि ये दोनों लाइसिन और ल्यूसीन ट्विन्स हैं, और अमाइनो एसिड्स भी, अमाइनो एसिड में भी डबल ए है तो ये भी ट्विन्स हैं, और लाइसिन और ल्यूसीन ये भी ट्विन्स हैं। तो ये आप कीटोजेनिक को याद कर लें, या अगर आपके पास कोई और अच्छा तरीका याद करने का इनको तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, बाकी किसी और की हेल्प हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव का बता रहे हैं कि भाई पॉजिटिव बंदा है ना, वो हेलो बोल रहा है, हेलो कैसे हो, सब ठीक हो, हर वक्त को हेलो हेलो बोलता है, तो हेलो आपको इससे याद कर लें कि भाई हिस्टडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, हिस्टडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन है। उसके बाद जो नेगेटिव है बंदा, भाई ये बहुत नेगेटिव बंदा है, ठीक है। इसके अंदर इसकी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो उसमें आपने नेगेटिव ऐसे याद रखना है कि इसमें नेगेटिव में जी भी है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसको नेगेटिव चार्ज कर दो, तो इस तरह से आपने स्पार्ट और ग्लूटामेट याद करना है, ठीक है। स्पार्ट और ग्लूटामेट दे आर नेगेटिव चार्ज, डीएनए के बाद हिस्टडीन होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चे ने छोले खा लिए हैं, पेट में उसके अब दर्द हो रहा है, डेसेंट्री हो रही है, स्टूल में पस आ गया है। अच्छा सॉरी, ये छोले वाला नहीं है, सॉरी, ये है कि उसने बाहर से कुछ खा लिया, पेट में दर्द हो रहा है, उसको आरबीसीज और पस हो रहा है, उसका ब्लडी डायरिया हो रहा है। तो ब्लडी डायरिया के कौन कौन हैं, तो एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, एंटीरोहेमरेजिक, एंटीरोपैथोजेनिक और साल्मोनेला, ठीक है। अच्छा, इसमें साल्मोनेला तो जो आपको पता है टाइफाइड करता है, शिगेला जो होता है वो ब्लडी डायरिया करता है, ठीक है। शिगेला ब्लडी डायरिया करता है। इसमें टॉक्सिजेनिक को आपने याद करना है, जब टी आ गया तो टी टॉक्सिजेनिक वाला ट्रैवलर्स डायरिया करता है, और एंटीरोहेमरेजिक जो है वो ब्लडी डायरिया करता है, और एंटीरोपैथोजेनिक इसको आपने पी से याद रखना है, इसमें पी है तो ये पीड्स में होता है, बच्चों में जो डायरिया होता है वो एंटेरोपैथोजेनिक होता है। अगर ब्लडी, इसमें ब्लड का वर्ड ना होता, इसमें आरबीसी का वर्ड ना होता, तो आप लोगों ने करना था एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई, क्योंकि वो बच्चों में होता है, पी फॉर पीड्स और पी फॉर पैथोजेनिक। उसके बाद कह रहे हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, तो लाइगेंड गेटेड गाबा ए जो होता है वो लाइगेंड गेटेड ए चैनल होता है। गाबा बी जो है हमने कहा था कि जी कपल प्रोटीन से होता है। ग्लूटामेट जो है वो उसका, ग्लूटामीन इसका यूनिट है जो ग्लूटामेट बनाता है, और ग्लूटामेट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद कह रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट एक्टिंग एंड एनएमडीए कॉज ऑफ इनहिबिशन इन सीजर्स। तो अच्छा, ये जो एनएमडीए है ना, ये रिसेप्टर्स ये हैं
इनके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आता है जब भी इन्फेक्शन होता है कोई भी, तो उस टाइम ये होता है कि जो गाबा है वो बढ़ जाता है, ठीक है, सॉरी ग्लूटामेट बढ़ जाता है और गाबा कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर एनएमडी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज़ होता है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करवाता है, ठीक है। अच्छा, जो गाबा है ना, आप उसको याद कर लें कि भाई गाबा है तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और ये इनहिबिटरी है, ये ब्रेन के लिए इनहिबिटरी है जब, और ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, ठीक है। ब्रेन को ओवर एक्साइटेशन भी नहीं चाहिए, इसलिए उसको एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए जिससे विच इज़ गाबा, जो बैलेंस रखता है ग्लूटामेट और गाबा के दरमियान में। जब एनएमडीए रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और एनीथिंग, इस जो एनएमडीए स्टैंड्स फॉर एन मिथाइल डी एस्पार्ट, ठीक है, डी एस्पार्ट, एन फॉर एन मिथाइल डी एस्पार्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो है फिर मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, मैग्नीशियम जो है ना वो जाके आपके गाबा को एक्टिवेट करता है, ठीक है, वो जाके आपके गाबा को एक्टिवेट करता है, ग्लूटामेट को सप्रेस कर देता है, गाबा जाके कैल्शियम की आयंस की एंट्री रोक देता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रुक जाता है। समझ आ गई। हाइड्रोसील जो है वो क्या होती है, हाइड्रोसील आपको पता है कि ट्यूनिका वेजाइनालिस के स्पेस के दरमियान में जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे हाइड्रोसील बन जाती है, ठीक है। सबसे पहले लेयर्स पता होनी चाहिए। लेयर्स क्या है भाई, स्किन है, डार्टोस मसल है, फिर एक्सटर्नल फेशिया है, फिर क्रिमिस्टेरिक फेशिया है, फिर इंटरनल फेशिया है, फिर ट्यूनिका वेजाइनालिस है। ट्यूनिका वेजाइनालिस की आगे से दो टाइप्स होती हैं, पेराइटल और विज़रल। फिर उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया आ जाता है। ट्यूनिका वेजाइनालिस के दरमियान में एक स्पेस होती है जिस स्पेस के दरमियान में हाइड्रोसील बन जाती है। हाइपरकलीमिया लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हाइपरकलीमिया आपको पता है फ्लैसिडिटी कराता है, ठीक है, और जो हाइपरकैल्सीमिया है वो स्पासिसिटी कराता है, ठीक है। और ये कैसे फ्लैसिडिटी करा रहा है कि ये जाके हाइपरकलीमिया जो है आपको पता है कि मेम्ब्रेन पे जाके नेगेटिव चार्ज कर देगा और उसको हाइपर पोलराइज कर देगा और एक्शन पोटेंशियल को नहीं आने देगा, जिसके वजह से सोडियम नहीं आएंगे, मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्लैसिडिटी हो जाएगी वहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, तो एज, सेक्स, सोशल लिमिट, स्मोकिंग, नेटिविटी। तो इसने पूछा है, ये इम्पॉर्टेंट सारे हैं लेकिन उसने पूछा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जेंडर के कौन सा, आपने पता है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस करते हैं, तो फीमेल और मेल्स को एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे जो है वो अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि फ़ीमेल हार्मोन्स डिफरेंट है, मेल हार्मोन्स डिफरेंट है, फीमेल्स का इमोशनल लेवल और होता है, मेल्स का इमोशनल लेवल और होता है, तो किस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो फीमेल और मेल्स को तंग कर रही हैं, मतलब उनके अंदर चेंजेस ला रही हैं, जेनेटिक चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिस विच इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। उसके बाद जो है वो हम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर है विच स्टडी 200 गेस्ट ले लिए हैं, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, सम गेस्ट प्रेजेंट विद सिम्टम्स आफ्टर 2 days इन्वॉल्व विद स्टडी। जब भी आएगा ना ग्रुप्स आ जाएंगे, 2 ग्रुप्स आ जाएंगे। ये देखें, स्टडी ऑफ 200 गेस्ट विद वॉमिटिंग एंड डायरिया, सम प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स आफ्टर 2 days, स्टडी इन्वॉल्व विद दिस केसेस कोहॉर्ट। जब भी 2 ग्रुप्स की बातें आ जाएंगी विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, देखें ना, कुछ के साथ कुछ हुआ है, कुछ के साथ कुछ हुआ है, तो ये हो गया कोहॉर्ट। उसके बाद कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई, पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई जो है वो एल्वोलाई को करती है, और ब्रोंकाई जो है वो आपको पता है ब्रोंकियल आर्टरी जो है वो ब्रोंकस को सप्लाई करती हैं। इसमें थोड़ी और बातें उन्होंने थोड़ी बता दी इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई जो लेफ़्ट ब्रोंकस है, ब्रोंकियल आर्टरी है, वो निकलती है डिसेंडिंग एयोटा से, और जो राइट ब्रोंकस की आर्टरी है वो निकलती है थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी दैट अराइजेस फ्रॉम थोरेसिक एयोटा।
ठीक है। डिसेंडिंग आर्टरी आगे से ब्रोंकल देती है, डिसेंडिंग आर्टरी आगे से थर्ड पोस्टीरियर जो देती है इंटरकॉस्टल, उसमें से आगे से निकलता है राइट। ठीक है। द रिस्क ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इन पेशेंट विच एनेस्थेटिक ड्रग्स कैन बी यूज प्री ऑपरेटिवली। तो नोजिया वॉमिटिंग जो है प्रोपोफोल जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग नहीं करवाती। अगर आपसे ये पूछें कि नोजिया वॉमिटिंग ना कराती हो और इसके और भी क्या फ़ायदे हैं, इसके और भी फ़ायदे ये हैं कि ये फास्ट एक्टिंग है, गाबा स्टिमुलस देती है, मतलब कि सेरोटोनिन को कम करेगी। तो सेरोटोनिन कम होगा तो एंटी एमेटिक और एंटी डोपामिनर्जिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से उल्टियाँ वगैरह, नोजिया वगैरह नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि टी सेल्स इन विच डिज़ीज़। तो हमें पता है कि जो टाइप 1 डीएम होता है, टाइप 1 जो आपको पता है कि इम्यून रिलेटेड डिजीज़ है, जिसमें टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो इम्यून टी लिम्फोसाइट रिलेटेड टाइप 4 में आती है, जिसमें लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बीटा सेल्स के जाके अगेंस्ट काम करते हैं। इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता और बीटा सेल्स जो हैं वो नहीं इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाते, जिसकी वजह से डायबिटीज़ टाइप 1 हो जाती है। ठीक है। डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी विच इज़ टाइप 4। यूजेंटल डायफ्राम इज सप्लाइड बाय, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि यूजेंटल डायफ्राम इज सप्लाइड बाय पुडेंडल नर्व। ठीक है। पुडेंडल नर्व मेजर पार्ट इज़ पुडेंडल नर्व। द एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो गया है, मल्टीपल उसको ट्रांसफ्यूजन हुई है, माइक्रोसिस्टोमिक एनीमिया है विच इज़ द अप्रोप्रिएट थेरेपी। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का मैंने आपको देखें हमने पढ़ा था, हम जो ब्लड के डिजीज़ और डिसऑर्डर्स हैं हीमाटोलॉजी में, कि जो ये करता है हमारे पास सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया करता है। ठीक है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया करता है एंड स्टेज रीनल डिजीज़। उसमें वो ये करता है कि हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक रीनल डिजीज़, क्रॉनिक रीनल फेलियर में ये होता है। ठीक है। लेकिन जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है तो उसने फिर अपना रिस्पांस ख़त्म कर दिया। अब तो किडनी ने काम करना ही छोड़ दिया। पहले वो काम कर रहा था कि भाई ऑक्सीजन नहीं आ रही तो भाई एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ करो, जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया के सिम्टम्स आ रहे थे। लेकिन अब जो है वो किडनी ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई रोल ही नहीं है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है। तो अब बंदे को कैसे हम चलाएँगे? हम उसको सबक्यूटेनियस एरिथ्रोपोएटिन देंगे, जिसकी वजह से उसका अनीमिया ट्रीट होगा। ठीक है। स्पर्म लाइफ जो है, हमें ये पता है जी, हमें बहुत अच्छे से सुनते आ रहे हैं कि भाई स्पर्म लाइफ जो होती है वो 72 आवर्स की होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ीमेल जेनेटेलिया में कब तक सर्वाइव करता है, तो इट कैन, मतलब इसकी वायबिलिटी 48 आवर्स की है, बट इट कैन बी एक्टिव अराउंड 72 आवर्स। इसीलिए ECP जो है वो 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है। पेशेंट विद एब्सेंट यूट्रस है, एनलार्ज क्लाइटोरस है, ब्लाइंड एंडेड वेजाइना है, लाइकली कॉज इज़ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है। इसमें ये है कि ये आदमी है, एक लड़का है, नॉर्मल शक्ल का, बिल्कुल फिज़ीक उसकी बिल्कुल लड़कों जैसी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, मेल्स में एंड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है टेस्टोस्टेरॉन नहीं है। ठीक है। इनसेंसिटिविटी हो गई है, टेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट है लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इनसेंसिटिविटी हो गई। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन एंड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी दे आर द सेम थिंग। ठीक है। ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, C और D दोनों एक ही चीज़ का नाम है।